नमस्कार साथियों, आज 10 जून 2022 राज्यसभा में चुनाव संपन्न हुए। 15 राज्यों में 57 राज्यसभा की सीटों पे चुनाव होने थे, जिसमें 41 सीटों जो विभिन्न राज्यों में अनअपोज्ड अर्थात निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए राज्यसभा के, और शेष 16 सीटों पे कॉन्टेस्ट हुआ। 16 सीटों में 6 सीटें महाराष्ट्र, 4 सीटें कर्नाटक, 4 सीटें राजस्थान और 2 सीटें हरियाणा में थीं, जिसमें कि चुनाव संपन्न हुए। आज समझते हैं पूरी इस प्रक्रिया को। चुनाव तो संपन्न हो गए, बहुत सारे लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए, बहुत जगहों पे चुनाव हुए, 4 राज्यों में चुनाव हुए। तो वो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है छात्रों को कि ये बहुत ही कठिन है या इसमें बड़ी दुरूहता है। तो आज इसको सरल ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संविधान में पहली चीज़ तो ये है कि संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो एक संसद की परिकल्पना करता है, जिसमें कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 शरीक हैं, 3 संस्थाएं आती हैं संसद में। और जो संसद है, इसका जो लोकसभा है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और जो राज्यसभा है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये राज्यों की सभा है, अर्थात इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और राज्यसभा को एल्डर्स हाउस कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं या द्वितीय सदन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं एल्डर्स हाउस, इसलिए कहते हैं कि इसमें चुने जाने की आयु सीमा लोकसभा में चुने जाने की आयु सीमा से 5 वर्ष ज़्यादा है। आप 25 वर्ष की आयु पूरा करके लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना चाहिए। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के 80 अर्थात 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का कंपोजिशन दिया हुआ है कि उसमें 250 सदस्य होंगे, जिसमें 238 अधिकतम निर्वाचित सदस्य होंगे और 12 मनोनीत होंगे। ये 12 जो है विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राज्यसभा को ये बताया गया है कि इसका ये स्वरूप, इसका जो है परमानेंट हाउस है। आर्टिकल 83 ये कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदन है। इसमें जो लोग निर्वाचित होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और उसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे रिटायर करते हैं। और राज्यसभा में किसी रिजर्वेशन का प्रावधान है, जैसा कि लोकसभा में हम लोगों ने देखा था कि रिजर्वेशन का प्रावधान था और अभी भी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, लेकिन राज्यसभा में किसी प्रकार के कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और राज्यसभा को बनाया ही इसलिए गया कि लोकसभा, आप जानते हैं कि कभी भंग हो सकती है, कभी अस्तित्व में नहीं रहती है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, वो बराबर बना रहता है। और इसका एक कारण दूसरा ये भी था कि ये सोचा गया था कि जब लोकसभा कोई कानून बनाएगी तो राज्यसभा उस पर एक निगरानी रखेगी, उसका रिविजन करेगी, देखेगी कि उस कानून में, लोकसभा के द्वारा बनाए कानून में कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो उसको सजेस्ट करेगी। और इसीलिए राज्यसभा को लोकसभा के बिल्कुल बराबर शक्तियां दी गई हैं, केवल 2 चीज़ों को छोड़ के, अर्थात धन विधेयक पर, जिसको कि हम बजट कहते हैं, और सरकार को हटाने पे। राज्यसभा सरकार को हटा नहीं सकती और राज्यसभा बजट को नो नहीं कर सकती, बजट को निरस्त नहीं कर सकती। इस 2 चीज़ों के अलावा छोड़ के राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो राज्यसभा की 250 सीटें हैं, उसमें से 238 इलेक्टिव सीटें हैं, तो 238 सीटों का जो एलोकेशन है, आवंटन है, वो हमारे संविधान के 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। और 4थी अनुसूची में बाकायदा, जैसे उत्तर प्रदेश के हिस्से में 31 सीटें, महाराष्ट्र के हिस्से में 19 सीटें, तमिलनाडु के हिस्से में 18 सीटें, बिहार के हिस्से में 16 सीटें, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हिस्से में 4, दिल्ली के हिस्से में 3, पुडुचेरी के हिस्से में 1, तो राज्यों के भी और केंद्र शासित क्षेत्रों के भी के अंदर जो है बंटवारा किया गया है राज्यसभा सीटों का। और 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिया गया है, तो आप 4th शेड्यूल को चेक कर लीजिएगा। अब एक जो सबसे समस्या वाली बात शुरू में पैदा हुई 1950 में, कि जब राज्यसभा एक स्थायी सदन है
और उसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष पे रिटायर होंगे, तो ये क्रम बने कैसे? तो 1950 में हमारे संविधान बनाने वालों ने एक व्यवस्था बनाई कि राज्यसभा के सारे सदस्यों को 3 वर्गों में बांट दिया गया जो निर्वाचित होने वाले थे, ए, बी और सी। उसमें से जो लोग ए ग्रुप में थे उनको 2 साल के बाद ही रिटायर कर दिया गया और कहा कि आपको फिर चुन लिया जाएगा, लेकिन अभी आप फिलहाल 2 साल पे रिटायर हो जाइए। तो एक क्रम बना कि 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर हो गए। फिर बी सेगमेंट में दूसरा जो ग्रुप था बी, उसको कहा गया कि आपको 4 साल पे रिटायर किया जाएगा, आपको भी दोबारा चुन लिया जाएगा। और तीसरे को कहा गया कि आप तो पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। तो शुरुआत में ही एक क्रम बना दिया गया कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे राज्यसभा में रिटायर होने लगे, और जैसे ही वो रिटायर होते थे तो पूरे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता था। और इस प्रकार से एक क्रम बन गया कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य चुने जाते रहेंगे। उसी का ये परिणाम है कि आज इतने राज्यों में 57 सीटों पे चुनावों की घोषणा हुई। अब राज्यसभा के चुनाव जो है लोकसभा से बिल्कुल अलग होते हैं। आइए इसको समझते हैं। जो इसकी गंभीर चीज़ें हैं उस पर केवल चर्चा करेंगे, और बहुत सी बातों पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। कई वीडियो मैंने राज्यसभा पे बनाए हैं, उसको आप देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन आज हम लोग कुछ मूल बातों पर कि जो प्रक्रिया है राज्यसभा में चुनाव की वो क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें राज्यों के सीटें आवंटित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में से मान लीजिए कि 31 सीटें हैं, तो 10 + 10 + 11 ये वो कर दिया गया बंटवारा के हर 2 वर्ष पे ऐसे होगा। इस बार जैसे आपने देखा कि 11 सीटों पे चुनाव हुए। इसी प्रकार से हर राज्य में, महाराष्ट्र में 6 + 6 + 7, तमिलनाडु में 6 + 6 + 6, तो इस प्रकार से हर जगह 1/3 के चुनाव होते रहते हैं। अब पहली चीज ध्यान में रखने की ये है कि राज्यसभा के चुनाव में जनता कतई भाग नहीं लेती। इसमें केवल आपके राज्य के जो एमएलए होते हैं, वो भी जो निर्वाचित एमएलए होते हैं, केवल वे ही भाग लेते हैं। जनता के द्वारा जो निर्वाचित होते हैं एमएलए, एमएलसी भाग नहीं लेते। उत्तर प्रदेश में एमएलसी भाग नहीं लेंगे, केवल एमएलए भाग लेंगे। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखने की है वो ये है कि भारत के सारे चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव है वो खुला बैलेट, ओपन बैलेट होता है। उसमें गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके संबंध में अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो देखा होगा, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ओपन बैलेट का केवल ये मतलब होता है कि प्रत्येक एमएलए अपना वोट देने के बाद अपना मतपत्र अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाएगा कि देखिए साहब, जो पार्टी ने आदेश दिया था मैंने उसी के अनुसार वोट किया है, उसी के अनुसार मतदान किया है। लेकिन इसमें राइडर ये है कि अगर उसने दूसरे पार्टी के भी प्रतिनिधि को अपना बैलेट दिखा दिया तो उसका वोट निरस्त हो जाएगा, या उसने अगर अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को वो अपना बैलेट नहीं दिखाया तो भी उसका वोट निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ केसेस आज आए भी, जो कि इलेक्शन कमीशन जिन पर विचार कर रहा है। तो दूसरा ध्यान रखिएगा कि एक तो निर्वाचित एमएलए चुनते हैं, नंबर 1। दूसरा कि ओपन बैलेट होता है। इसमें आप सीक्रेट बैलेट नहीं मेंटेन कर सकते। इसमें आपको अपने पार्टी के प्रतिनिधि को अपना दिखाना पड़ेगा कि आपने किसको वोट दिया है, पार्टी के अनुसार दिया है कि नहीं दिया है। ये अभी हाल में ही परिवर्तन हुआ, इसके लिए ऊपर समय नहीं वो करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो पूरा ओपन बैलेट पे बनाया हुआ है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मतदान का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, जो लोकसभा से एकदम अलग है। लोकसभा में हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में सीक्रेट बैलेट भी होता है और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अर्थात सर्वाधिक मत पाओ और विजयी कहलाओ। जो भी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाता है उसी को हम लोग विजयी घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी उत्तर प्रदेश का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त है और यहाँ पे 11 लोगों का निर्वाचन होना है, और अगर वही लोकसभा वाला सिस्टम अपनाया जाएगा तब तो 11 के 11 जो है राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हो जाएंगे, भाजपा के ही।
तो ये सिस्टम नहीं अपनाया गया है। क्या सिस्टम अपनाया गया है? यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया गया है। इसका क्या मतलब होता है कि जिस अनुपात में किसी पार्टी को विधानसभा में स्थान प्राप्त होंगे, जो अनुपात उनका एमएलएस का पूरे विधानसभा में है, उसी अनुपात में वो अपने प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेज पाएंगे। तो अर्थात 11 हो के 11 हो भाजपा के नहीं जा पाएंगे, उसमें भाजपा का जो प्रतिशत होगा वो भाजपा ले जाएगी, शेष दलों का जो प्रतिशत होगा वो शेष दल ले जाएंगे। तो ये इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि लोकसभा से डिफरेंस है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वोट देने में प्रेफरेंशियल वोटिंग अर्थात वरीयता क्रम में मतदान होता है। मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में तो मतदान हुआ नहीं, लेकिन राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मान लीजिए कि वहाँ पे 4 लोगों को चुना जाना है और 5 लोग मैदान में हैं, 6 लोगों को चुना जाना है और 7 लोग या 8 लोग मैदान में है, तब क्या होगा? तब ऐसे में किसी भी मतदाता को अर्थात एमएलए को ये अधिकार दिया गया है कि वो जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों को अपना मत दे सकता है, लेकिन वरीयता क्रम में, अर्थात उसको नंबर लिखना पड़ता है। जिस प्रत्याशी को वो सबसे पहला अपना प्रेफरेंस मानता है, वरीयता मानता है, उसके यहाँ 1 लिखेगा। जिस प्रत्याशी को वो दूसरी वरीयता पर रखना चाहता है वहाँ 2 लिखेगा। और इस प्रकार से वो चाहे तो केवल 1 लिख के छोड़ सकता है अपना बैलेट पेपर, या वो चाहे तो जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबको वरीयता दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह के क्रम में जितने प्रत्याशी हैं। अगर 7 प्रत्याशी हैं तो 7 को वोट दे सकता है वरीयता क्रम में। इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग या वरीयता क्रम में मतदान करना। और इसकी आवश्यकता भी जब मतगणना हम लोग डिस्कस करेंगे तो पड़ेगी और तब आपको समझ में आएगा। और उस मतगणना में एक और सिद्धांत काम करता है, वो है एकल संक्रमणीय पद्धति। अर्थात किसी वोट को, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है कि एक मतदाता से एक प्रत्याशी के मत को दूसरे प्रत्याशी के मत को हस्तांतरित किया जाना। ये कैसे करते हैं इसको अभी हम चर्चा करते हैं इस पे। तो ये तमाम सिद्धांत इसमें काम करते हैं। अब इस सारे सिद्धांतों को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रत्याशी को कितने मत मिले कि वो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित हो जाए। इसके लिए हमें ये कोटा निकालना पड़ता है कि भाई कोटा क्या है। तो कोटा कैसे निकाला जाता है? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक गंभीर बात समझने की है कि अगर एक सीट है केवल, अगर मान लीजिए कि इस बार तो कहीं भी राज्य में, हरियाणा में केवल 2 सीट थी, लेकिन एक सीट तो कहीं नहीं थी जहाँ भी चुनाव हुए 4 राज्यों में, जो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में जहाँ चुनाव हुए वो चारों जगह कहीं भी एक सीट नहीं थी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक सीट होती है और वहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ पे हर एमएलए का जो वोट है उसकी वैल्यू केवल 1 होगी। और इस प्रकार से वहाँ पे अगर 50 एमएलए हैं तो उनकी वोट की संख्या 50 मानी जाएगी, उनकी वोट की वैल्यू 50 मानी जाएगी, 50 एमएलएस। और वहाँ पे जो कोटा होगा विजय के लिए, क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, तो वहाँ पे कोटा होगा 50% + 1। अर्थात अगर 50 एमएलए हैं तो और एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है तो किसी भी कैंडिडेट को जीत के लिए कितने वोट चाहिए? 50%। 50% कितना हुआ? 25, क्योंकि 50 एमएलए हैं, 50% हुआ 25 और उसमें 1 वोट जोड़ दीजिए तो 26। तो इस प्रकार से 50% + 1। ये ध्यान रखिएगा 51% नहीं होता है। अक्सर छात्रों को ये मुगालता हो जाता है, तो जल्दी में लिख देते हैं 51%। नहीं, वोट का फॉर्मूला क्या है? 50% + 1। अर्थात 50 का, अगर किसी राज्य में 403 मतदाता है, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में 403 मतदाता हैं, तो उत्तर प्रदेश में 403 ÷ 2, इससे जो है आपका निकल आएगा कि भाई कितने लोग हुए,
तो आपने देखा कि 201.5 आएगा, तो पॉइंट को हटा दिया जाता है, तो 201 जो है यहाँ पे उसका मत हुआ और उसमें +1 जोड़ दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तो कह रही 11 लोग चुने जाते हैं या सामान्य रूप से 10 लोग चुने जाते हैं, तो वहाँ ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जहाँ केवल एक कैंडिडेट होता है वहाँ ये फार्मूला काम करता है। 50% +1 दैट मीन्स द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको वो कोटा मिल जाता है वो जीते ही हो जाता है। जहाँ एक से ज़्यादा सीटें होती हैं वहाँ पे जितने भी एमएलए होते हैं उनका वोट एक नहीं होता, उसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है। अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश का केस है, तो उत्तर प्रदेश में अगर 403 एमएलए हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी एमएलएज का वोट कितना होगा? 403 गुणा 100, ये उनका टोटल वोट हो जाएगा। तो अर्थात एक एमएलए का वोट उत्तर प्रदेश में 100 माना जाएगा। एक एमएलए का वोट 403 एमएलए हैं और 403 एमएलए के हर एमएलए के वोट का वैल्यू जो है 100 है, तो 403 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये उसका वोट शेयर होगा, अर्थात 40,300। अब 40,300 यहाँ उत्तर प्रदेश के सारे एमएलएस के वोट का वैल्यू हुआ। अब इनका कोटा कैसे निकाला जाए कि 11 लोग खड़े हैं तो कैसे चुनाव हो, मान लीजिए कि चुनाव होता तो कैसे होता, क्या होता। तो अब 40,300 में हम भाग देंगे कितने का? 11 + 1 का, अर्थात 12 का। जितनी सीटें हैं उसमें 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ 11 सीटें हैं और अगर यहाँ चुनाव मान लीजिए 11 पे होते तो क्या होता कोटा? 40,300 में हम कितने का भाग देते? 11 + 1 अर्थात 12 का। तो हमारा भागफल जो भी आता 3358 के आसपास हमारा भागफल आता, और उस भागफल में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3359 अर्थात 3359। तो ये यहाँ का कोटा हुआ। जिस कैंडिडेट को भी यहाँ जीतना होगा उसको 3359 वोट प्राप्त करने पड़ेंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोटा है, उसको प्राप्त करना है। अब कोटा तय हो गया। अब जब कोटा तय हो गया तो काउंटिंग शुरू होती है। तो काउंटिंग, आइए देखिए क्या प्रोसेस है, और यहाँ पे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम आएगा। जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का केस ले लेते हैं, मान लीजिए कि 11 कैंडिडेट्स हैं या 12 कैंडिडेट हैं या 13 कैंडिडेट हैं, उस सब पे चुनाव हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? इसमें यहाँ पे हमको देखना है कि किस कैंडिडेट को 3359 मत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और काउंटिंग शुरू होती है। अब मान लीजिए सबके पहले प्रथम वरीयता के मतों के अनुसार गणना की जाती है। सबको जितने प्रथम वरीयता के मत मिले उसको सबके खाने में डाल दिया जाता है। 11 हो, 12 हो, 13 हो कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट खड़े हों सबके खाने में डाल दिया जाता है। और जब उनको डाल दिया जाता है तो देखा जाता है कि वो 3359 वैल्यू उसकी हो रही है कि नहीं। और जब उसकी वैल्यू हो जाती, जिन कैंडिडेट्स की उनमें से वैल्यू हो जाती है तो उन कैंडिडेट्स को चुना हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है फर्स्ट काउंट में। अगर उसके बाद मान लीजिए कि 11 लोग चुने जाने हैं, 6 लोगों को या 7 लोगों को प्रथम काउंट में मान लीजिए कोटा मिल गया, तो अब क्या होगा? वो तो हटा ही दिए गए। उसके बाद जो बचे लोग हैं उनकी सेकंड काउंट होगी, उनके मतों की दोबारा गणना की जाएगी, सेकंड काउंट किया जाएगा। और जो लोग विजयी हो गए हैं अगर उनको सरप्लस वोट मिले हैं, जितने 3359 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो वो वोट सेकेंड काउंट में शेष प्रत्याशियों में उनके सेकेंड काउंट के वोट्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और जो सबसे कम पाएगा उसको मतगणना से हटा दिया जाएगा और उसके जो वोट्स हैं द्वितीय वरीयता के वो बचे हुए कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे द्वितीय वरीयता के आधार पे।
और इस प्रकार से लोएस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया, उसके वोटों को शेष बचे हुए कैंडिडेट्स में द्वितीय वरीयता के आधार पर बांट दिया गया। और फिर उसकी गणना की गई कि अब भाई इनको 3,359 वोट मिले कि नहीं, हुए कि नहीं, अगर हुए तो उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। सबसे नीचे जो कैंडिडेट होता है उसको हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, और द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, तृतीय चक्रीय गणना, चतुर्थ गणना ये करते रहते हैं। और अंत में मान लीजिए कि सब कैंडिडेट हट गए और एक कैंडिडेट बचा, तो जब एक ही कैंडिडेट बचता है तो चाहे उसको कोटा मिले और चाहे उसको कोटा नहीं मिले, उसको भी घोषित निर्वाचित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से ये अपने में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस तरह से इस प्रक्रिया से जितने कैंडिडेट्स वास्तव में चुने जाने हैं वो अवश्य चुन लिए जाएंगे और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से लागू हो जाती है। तो ये एक प्रकार से हम देखते हैं कि ये राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया है। इसमें प्रायः क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं होती हैं क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा के चुनावों पे लागू नहीं होता। और भले ही पार्टी ने या संसद ने नियम बना दिया हो कि ओपन बैलेट का और अपने बैलेट को अपनी पार्टी को दिखाने का नियम बना दिया हो, लेकिन फिर भी जो क्रॉस वोटिंग जिसको करना है वो कर देता है। और ख़ासतौर से इंडिपेंडेंट्स, उनको तो कोई दिखाना नहीं पड़ता अपना वोट, वो तो किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि उनको तो कोई पार्टी नहीं होती, तो वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो किसी को अपना वोट दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो अपना वोट किसी को नहीं दिखाते हैं, अगर दिखाएंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये राज्यसभा की सरल ढंग से प्रक्रिया है, हमने जानने की कोशिश की और संभव है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई कौतूहल हो, कोई सुझाव, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।